डेंजर स्टोरी लाया है आज आपके लिए राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहस्य। राजस्थान के प्रतापगढ़ के एक आलीशान महल में 3 युवतियां चंद्रा, तारा और वैशाली पुरानी रहस्यमय पुस्तकों में खोई हुई थीं। ये किताबें संस्कृत, तिब्बती और ग्रीक जैसी प्राचीन भाषाओं में थीं, जिनमें गहरे रहस्यों और शक्तिशाली मणियों का ज्ञान छिपा था। तीनों ने सुना था कि राजासा ने पुस्तकालय में एक अनमोल मणि छिपा कर रखी है, जिसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि वह गलत हाथों में चली जाती तो भयंकर अनर्थ हो सकता था। चंद्रा के विवाह की चर्चा के बीच तारा और वैशाली ने उसे याद दिलाया कि इस मणि और उससे जुड़ी किताब का रहस्य जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। उनके बचपन की स्मृतियों में वे उस फकीर की बातों को याद करती हैं जिसने देवराज सिंह को चेताया था कि इस मणि की रक्षा करना आवश्यक है, वरना यह विनाश का कारण बन सकती है। डेंजर स्टोरी में इस कहानी का हर मोड़ रहस्य, रोमांच और शक्ति के संघर्ष को उजागर करता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी रहस्यमय घटना घटी हो तो उसे हमारे साथ साझा करें। इसके लिए इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आप अपनी कहानी या अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। डेंजर स्टोरी चैनल पर ऐसी ही रहस्यमय और दिल दहला देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। प्रतापगढ़, राजस्थान। एक आलीशान कमरे में 3 लड़कियां बिस्तर पर बैठी थीं। तीनों ने राजस्थानी कपड़े पहने थे और तीनों बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थीं। उनकी उम्र 20 से 22 के बीच की थी। उनके आगे बहुत सारी किताबें खुली हुई थीं, जो देखने में गुप्त और रहस्यमय पुस्तकें लग रही थीं। वे पुस्तकें काफ़ी पुरानी थीं, लेकिन अच्छे रखरखाव की वजह से उनके सारे पन्ने एक सूत्र में बंधकर अपनी शान और ज्ञान दोनों को बरकरार रखे हुए थे। उनमें से कुछ पुस्तकें ग्रीक भाषा में थीं, कुछ तिब्बती भाषा में और कुछ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखी हुई थी। वे तीनों उन पुस्तकों में खोई हुई थीं कि तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम वैशाली था, बोली, चंद्रा, ऐसे कैसे चलेगा? हम सब खुद से इन मोटी मोटी किताबों में कितना भी माथा फोड़ लें, लेकिन कुछ समझ नहीं आने वाला। तारा बोली, हाँ, पहली बार ये मंदबुद्धि सही बोल रही है। हमें एक गुरु की आवश्यकता है, वरना इतना मेहनत करने पर भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। चंद्रा बोली, मैं भी जानती हूं, पर क्या करूं? पूरे 7 साल बाद बॉम्बे से आए हैं हम सब, अब फिर कोई कहीं नहीं जाने देगा। तारा बोली, ये भी है, पर हमें आए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। बात करके देखते हैं, शायद आज्ञा मिल जाए। वैशाली बोली, हाँ, तारा सही कह रही है, तुम राजासा से बात करके देखो पहले। चंद्रा बोली, ठीक है। तभी तारा वैशाली को कुछ इशारा करती है, जिसे वैशाली समझ नहीं पाती और अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। तब तारा एक लात खींचकर वैशाली की पीठ पर मारती है और फिर इशारा करती है। मार खाने के बाद वैशाली के दिमाग का घोड़ा दौड़ने लगता है और वे हाँ में सिर हिला देती है। वैशाली बोली, चंद्रा, हमने सुना है कि राजासा तुम्हारा ब्याह करवाने वाले हैं। लड़के वालों से शायद बात भी हुई है। चंद्रा चीखते हुए बोली, क्या? कब? कहाँ? कैसे? किसके साथ? तारा कान बंद करते हुए बोली, पहले चिल्लाना बंद करो और शांत हो जा बहन, वरना अगर रानी सा आ गई तो हम तीनों को धमा चौकड़ी करने के अपराध में घर से बाहर निकलवा देंगी। पिछले सप्ताह जब राजासा माधवगढ़ गए थे, वहीं के राजा जयमाल ठाकुर के इकलौते बेटे रुद्र ठाकुर से बात हुई थी। सुना है बड़ा वीर है। चंद्रा चिढ़ते हुए बोली, वीर है तो रहे, मैं अभी ब्याह नहीं करने वाली। वैशाली थोड़ा पास खिसकते हुए बोली, करना भी मत, वरना इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सारी पढ़ाई चूल्हे में चली जाएगी। अरे कम से कम इतना तो पता चले कि वो मणि कैसी है जो राजासा ने पुस्तकालय में छिपा रखी है और जिस पर इतना ज्यादा पहरा लगा रखा है। तारा बोली, हाँ, और उसके साथ वो किताब भी। उस किताब में पुरानी भाषाओं में कुछ जानकारी दी गई है। प्रवास पुस्तकें। चंद्रा खोई हुई बोली, हम, यही तो मुझे भी जानना है। और उस किताब में उस मणि के बारे में भी बताया गया है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर तीनों अतीत की गहराइयों में खो जाती हैं। सिंह भवन के पिछले हिस्से की तरफ भी एक दरवाजा खुलता है। पीछे की तरफ एक बहुत सुंदर सा बगीचा बना था। तीनों दोस्त वहां खेल रही थीं। तभी उनकी नज़र देवराज सिंह पर जाती है।
जो एक फकीर जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ कुछ बात कर रहे थे। वह फकीर देवराज सिंह को अपने झोले से एक अजीब सी किताब निकाल कर देता है और फिर एक मणि निकालता है जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उस मणि को देखकर तीनों लड़कियां थोड़ा और नजदीक जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। वे ज्यादा तो नहीं सुन पाई, बस इतना ही सुना कि वह फकीर देवराज जी से कह रहा था। फकीर बोला, बेटा, इस मणि में बहुत शक्ति है, यह कुछ भी कर सकती है। अगर यह किसी बुरे व्यक्तित्व के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। और इस पुस्तक में इस मणि की शक्तियों को जागृत और नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसके विषय में लिखा है। देवराज बोला, बाबा, जब यह खुद ही इतनी शक्तिशाली है तो इसे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? फकीर बोला, कोई यंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक जागृत न रहे वह किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। और ऐसी शक्तियों को हमेशा जागृत रखकर छोड़ने से प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है। और तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो इस वक्त इसकी रक्षा कर सकते हो। देवराज बोला, संतों की आज्ञा सिर माथे। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसकी रक्षा अपने प्राण देकर भी कर पाऊं। लेकिन बाबा, मुझे कब तक इसकी रक्षा करनी है? फकीर बोला, जब तक इसकी स्वामिनी आकर यह तुमसे न मांगे। वह आएगी तो तुम्हें मेरे विषय में बताएगी, मेरा पूरा परिचय देगी जो बहुत कम लोगों को पता है। उसमें से एक तुम भी हो। उसे दे देना, समझे? ईश्वर कल्याण करे। ये कहकर फकीर वहां से चला जाता है और देवराज जी उस किताब और मणि को लेकर भीतर चले जाते हैं। तीनों लड़कियां भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। देवराज जी उस मणि और किताब को लेकर अपने पुस्तकालय में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तभी वे तीनों खिड़की से कूदकर अंदर आ जाती हैं। पुस्तकालय बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वे देखती हैं कि देवराज जी एक तस्वीर को दीवार से हटाते हैं और पीछे एक छेद था, बस एक ईंट जितना बड़ा। देवराज जी उसमें हाथ डालकर ताला खोलते हैं तो पूरी दीवार खुलकर 2 भागों में बंट जाती है। अब सामने कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सा कमरा था। देवराज जी अंदर चले जाते हैं। तारा आंखें बड़ी किए हुए बोली, हे प्रभु, ये दीवार नहीं बल्कि एक कक्ष है। वैशाली उसका मुंह दबाते हुए बोली, शू शू, चुप। अगर राजा सा को पता चला कि हम तीनों यहां आए हैं उनके पीछे तो बहुत मार पड़ेगी। चुप रह। चंद्रा बोली, चलो वहां से देखते हैं पिताजी उस पत्थर को और उस अजीब सी किताब को कहाँ रखते हैं। फिर वे तीनों थोड़ा आगे जाकर देखती हैं तो देवराज जी उस किताब और मणि को एक बक्से में बंद कर देते हैं और पलटकर बाहर आने लगते हैं। देवराज जी को बाहर आता देख तीनों वहीं टेबल के नीचे छुप जाती हैं और देवराज जी बाहर चले जाते हैं। तब वे तीनों भी वापस खिड़की से बाहर आ जाती हैं। तीत के पन्नों से बाहर आकर वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थीं। उनके बीच सिर्फ खामोशी थी। इस खामोशी को तोड़ते हुए तारा कहती है, हो ना हो उस किताब में ही उस मणि का रहस्य है। पर ऐसा क्या है जो इतनी सुरक्षा दी जा रही है? उस बाबा की आधी बात ही सुनी हमने। कैसी मणि है, किसकी है, कुछ भी नहीं पता हमें। चंद्रा दृढ़ता से बोली, इस मणि की पहेली को तो हम सहेली ही सुलझाएंगी। तीनों एक साथ अपना सिर हाँ में हिलाती हैं और एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर साथ होने का इशारा करती है। तारा बोली, हम करेंगे क्या? वैशाली आंखों में चमक ली बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है। चंद्रा का कमरा वैशाली की बात सुनकर दोनों उसका मुंह ताकने लगती हैं। तभी चंद्रा कहती है, चंद्रा देखो विशु, कुछ उल्टा तरीका है तो उसे अपने पास ही रखो। वैसे भी तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही उल्टा चलता है। चंद्रा की बात पर तारा भी सहमति में अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वैशाली का तो मुंह ही बन जाता है। वैशाली थोड़ी देर तक उन दोनों का मुंह देखती है, फिर एकदम से झल्लाकर कहती है, वैशाली झल्लाते हुए, बिना सुने ही तुम दोनों परिणाम पर पहुंच गई। यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे एक बार सुन तो लो। पर नहीं, इन्हें तो बिना सुने ही परिणाम घोषित करना है। उसके इतना गुस्से में भड़कने की वजह से एक पल को तो चंद्रा और तारा की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि वैशाली का स्वभाव ऐसे चिल्लाने वाला नहीं था। उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता था। उसके इस तरह गुस्सा करने का मतलब था कि जरूर उसके पास कोई अच्छी योजना थी। तभी तारा उसे शांत करते हुए बोली, तारा, विषय देख, तू ऐसे गुस्सा ना हो। हमारा मतलब ऐसा कुछ नहीं था जैसा तू सोच रही है। तारा और चंद्रा एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तभी चंद्रा बोली, चंद्रा प्यार से, विशु देख,
मेरा मतलब तुझे चोट पहुंचाने का नहीं था, पर अगर फिर भी मेरी बातों का बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कर दे। तारा, ये सब छोड़ और ये बता कि तू क्या बता रही थी, कौन सा रास्ता है तेरे पास? तारा की बात पर चंद्रा भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। वे दोनों बिल्कुल शांत और गंभीर होकर बैठ गईं। उन दोनों को ऐसे देखकर वैशाली अपना माथा पीट लेती है। वैशाली, तुम दोनों तो ऐसे बैठी हो जैसे हम अभी ही तुम दोनों को कोई सजा सुनाएंगे। अरे, बात बड़ी साधारण सी है कि हम सब पुस्तकालय जाएं और उस किताब को पढ़ें। उस किताब में ही मणि की सारी जानकारी है और उस फकीर बाबा के अनुसार और भी कई शक्तियों की जानकारी है। प्रवास पुस्तकें तारा, बोल तो सही रही हो, पर पुस्तकालय जाकर उस गुप्त कमरे में जाकर उस किताब को पढ़ना कोई रसगुल्ला खाने जितना आसान काम नहीं है, समझी? चंद्रा, एक बार करके देखने में क्या जाता है? अगर सफलता मिल गई तो काम बन जाएगा। वैशाली, हाँ तो तय रहा। थोड़ी देर के बाद सब आराम करने जाएंगे, तब हम लोग उस किताब को लेने जाएंगे, और अगर किसी ने देखा या कुछ पूछा तो कह देंगे कि हम सब बगीचे में जा रहे हैं। उनके बीच सब तय हो चुका था, बस इंतजार था तो सब कुछ शांत होने का। अभी वे सब बात कर ही रही थीं कि तारा की नजर खिड़की से बाहर पड़ी, जहां एक लड़की हाथ में दूध का गिलास पकड़े जरूरत से ज्यादा श्रृंगार किए कमरे के अंदर जा रही थी। उसे देखकर तारा का मुंह बन जाता है और वह उन दोनों को इशारा करते हुए उधर देखने को कहती है। तारा, चंद्रा, ये मालती हमेशा वीरेंद्र भाईसा के आसपास ही प्रेतात्मा की तरह क्यों भटकती रहती है? वैशाली, सामान्य दिनों में इतना अधिक श्रृंगार कौन करता है? इतने गहने इससे संभलते कैसे हैं? तारा, मुझे इसका चरित्र भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता भी है कि इसी वर्ष इसके माता पिता की मृत्यु हुई है। उनकी बात सुनकर चंद्रा एकदम से बिस्तर से उतर जाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। चंद्रा, इन सारी किताबों को संदूक में रख दो, कोई देख न ले। ये कहती हुई वह कमरे से बाहर निकलकर उसी कमरे की तरफ जाने लगती है जिसमें अभी अभी मालती गई थी। चंद्रा प्रतापगढ़ के राजा देवराज सिंह की पहली संतान थी और अपनी मां गायत्री सिंह की लाडली। इससे दो छोटे भाई थे, वीरेंद्र और अमरेंद्र, जिन्हें ये बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ प्रवास पुस्तकें वीरेंद्र का कमरा। वीरेंद्र बिस्तर के किनारे बैठा अपने एक हाथ में एक पत्र पकड़े और दूसरे हाथ में दूध पकड़े हुए था। उसके ठीक सामने मालती बड़ी ही अदा से खड़ी थी। उसने हरे रंग का घाघरा चोली पहन रखा था। उसके चोली के आगे और पीछे दोनों तरफ का गला थोड़ा बड़ा था। उसने जानबूझकर अपने पल्लू को ऐसे ही ढलका रखा था जिससे उसका आकर्षक बदन साफ दिखाई दे रहा था, और वह किसी बात पर हंस रही थी। वीरेंद्र भी हंस रहा था, लेकिन उसकी नजर नीचे धरती को घूरे जा रही थी। उसने एक बार भी मालती की तरफ नहीं देखा था। तभी चंद्रा कमरे में आती है। उन दोनों को ऐसे हंसता देख उसका खून खौल उठता है। वह दरवाजे के पास से ही बोलती है, चंद्रा, अरे मालती, तुम यहां क्या कर रही हो? चंद्रा की आवाज सुनते ही मालती बड़ी ही चालाकी से अपने आगे के पल्लू को ठीक कर लेती है। अब आगे से उसका बदन पूरी तरह ढका था और उसके लंबे बाल के खुले होने के कारण उसकी पीठ भी ढकी हुई थी। उसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह इतनी अभद्रता से खड़ी थी। मालती मुस्कुराते हुए पलटती है। मालती मन ही मन कुढ़ते हुए, जीजी, वो मैं कुंवर सा को दूध देने आई थी। चंद्रा शांत लहजे में, दे दिया ना, तो अब जाओ, मुझे कुंवर सा से कुछ बात करनी है। मालती कमरे से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ की खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगती है। मालती के जाने के बाद वीरेंद्र चंद्रा से कहता है, वीरेंद्र, जीजी, आपको क्या बात करनी है? चंद्रा समझाने के अंदाज में, देखो वीर, तुम अब बच्चे नहीं हो, एक पूर्ण पुरुष हो और प्रतापगढ़ के भावी राजा, तो अपने व्यक्तित्व में गंभीरता को विकसित करो। वीरेंद्र सिर झुकाए हुए ही चंद्रा से कहता है, वीरेंद्र, जीजी, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? चंद्रा सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ, हुई है गलती तुमसे। देखो वीर, तुम वर्तमान में कुंवर हो और भविष्य के राजा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कमरे में कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता? कल को तुम्हारे पास बहुत सी गुप्त जानकारियां होंगी। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी न कि कम होगी। अगर तुम गंभीर नहीं होगे तो कैसे चलेगा? वीरेंद्र, जी, आगे से ध्यान रखेंगे। वीरेंद्र को समझाने के क्रम में चंद्रा की आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया था।
वह हल्के हल्के गुस्से में आ गई थी। उसने अपने उसी तीखे अंदाज में अपनी बात आगे बढ़ाई। चंद्रा, और एक बात अपने अंतरात्मा में बैठा लो कि अपने परिवार की स्त्रियों के अलावा किसी भी पराई स्त्री के साथ इस तरह हंस हंस कर बात नहीं कर सकते तुम, समझे? क्योंकि तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हारे व्यक्तित्व और चरित्र दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। उंगली दिखाते हुए, बात समझ में आई? वीरेंद्र, जी, आगे से ध्यान रखूंगा। चंद्रा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से दूध लेकर चली जाती है और बाहर आकर पूरे भरे ग्लास के दूध को पास के ही गमले में उड़ेल देती है। चंद्रा को दूध फेंकते हुए मालती देख लेती है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और वह गुस्से से कांपने लगती है। दोपहर का समय सिंह भवन, सभी खाना खा चुके थे और सबका काम लगभग समाप्त हो चुका था। इक्का दुक्का ही कोई था जो जगा था, क्योंकि यहाँ का नियम था कि सारा काम खत्म होने के बाद सारे नौकर दोपहर में आराम करेंगे। सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे और देवराज सिंह अपने कमरे में बैठे कोई हिसाब किताब मिला रहे थे। वैशाली घूम घूम कर सब कुछ देख रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि सब चले गए, तब वह दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए तारा के कमरे में घुस जाती है, जहां तारा और चंद्रा पहले से ही बैठी थी। प्रवास पुस्तकें वैशाली हाँफते हुए, चलो सब गए, रास्ता साफ है, हम पुस्तकालय चलते हैं। तीनों पुस्तकालय की तरफ चोरी छिपे जाने लगती हैं, क्योंकि उस तरफ जाना मना था। वह पुस्तकालय देवराज सिंह का निजी पुस्तकालय था। बाकी सबके लिए दूसरा पुस्तकालय बनवाया गया था। वे सब जा ही रही थीं कि सामने से देवेंद्र जी आते हुए दिखाई देते हैं। तीनों जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाती हैं। देवेंद्र जी उन्हें नहीं देखते और चले जाते हैं। फिर वे तीनों पुस्तकालय तक पहुंच जाती हैं और खिड़की से कूदकर अंदर घुस जाती हैं। फिर बिना आवाज किए वे इस दीवार तक पहुंचकर उस तस्वीर को हटा देती हैं। तारा, चंद्रा, जल्दी से दरवाजा खोलो, अगर राजासा ने हमें पकड़ लिया तो हमारी हालत खराब कर देंगे। चंद्रा उस छेद में हाथ डालकर ताले को घुमाती है। तभी वह दीवार दो हिस्सों में बंट जाती है और वे तीनों अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने पर देखती हैं कि वह कमरा बहुत बड़ा था। वहां बहुत सारी किताबें रखी थीं जो गुप्त ज्ञान का भंडार थी। तभी उनकी नज़र कमरे के एक कोने में जाती है। उस कोने में एक लकड़ी के पट्टे पर एक संदूक रखा था। संदूक देखते ही तीनों पहचान लेती हैं कि यही वह संदूक है जिसमें देवराज जी ने उस रहस्यमयी मणि और किताब को रखा था। वैशाली दौड़कर जाती है और उस संदूक को उठाने लगती है, पर संदूक भारी था, जिस वजह से वह संभाल नहीं पा रही थी। वैशाली, एक किताब और एक छोटा सा मणि रखा है इसमें, तो ये इतना भारी क्यों है? तारा संदूक संभालते हुए, तारा, अरे वो सिर्फ मणि नहीं, शक्तियों का भंडार है, भारी तो होगा ही। फिर वे दोनों उस संदूक को वहीं पास के मेज पर रख देती हैं और जैसे ही संदूक खोलने को होती है तो देखती हैं कि उस संदूक पर ताला लगा है और उसे लाल धागे से बांध रखा है। ताले के छेद में एक लोहे की कील ठुकी है। ये देखकर चंद्रा अपना सिर पकड़ लेती है। चंद्रा मायूस होते हुए, इस संदूक को किलित कर रखा है पिताजी ने, इसे हम नहीं खोल सकते। तारा, अब क्या करें? चंद्रा, अब क्या? कुछ नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ उत्कीलन विधि के द्वारा ही खोला जा सकता है और हमें वह आता नहीं। अब हमारे लिए गुरु की आवश्यकता और अधिक हो गई है। वैशाली, इतनी मेहनत पानी में गई, अब पहले हमें यहां से निकलना चाहिए। फिर तीनों वहां से निकलकर छुपते छुपाते उसी तरह ही अपने कमरे में वापस आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मालती अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि जब से चंद्रा ने वीरेंद्र को डांट लगाई थी तब से मालती के कई कोशिशों के बाद भी वीरेंद्र ने उससे कोई बात नहीं की थी। इसी बात से वह गुस्से से उबल रही थी। मालती गुस्से से, इस चंद्रा को तो मैं देख लूंगी, सारा हिसाब बराबर करूंगी। फिर खुद को आईने में देखते हुए, वीर जी, आपको तो मैं पाकर रहूंगी, आप सिर्फ मेरे हैं। इस चंद्रा की वजह से आप मुझसे बात नहीं कर रहे। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए, चंद्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे और मेरे वीर जी के बीच आकर सही नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। वह इस समय बिल्कुल पागल लग रही थी। तीनों उदास होकर बैठे थे। तीनों को देखकर ही समझा जा सकता था कि वे सब कितनी उदास हैं। तारा मायूसी से, इसे कहते हैं निवाला मुंह तक तो आया पर पेट में नहीं गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वैशाली,
अब क्या करें? ऐसे तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो सोचो, क्या करें? चंद्रा, अब करना क्या है? अब हमें पहले वो सारी चीजें सीखनी होंगी जो उस मणि के रहस्य को खोलने में सहायक हो। इसके लिए पहले हमें एक गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। वही हमें सही निर्देश देकर हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। तारा, वो सब तो ठीक है, पर पहले तुम राजा सा से बात करो और कहो कि तुम अभी ब्याह नहीं करोगी, क्योंकि अगर एक बार ब्याह हो गया तो फिर तुम रिश्तों और मर्यादाओं में बंध जाओगी। वैशाली, हाँ, और फिर अब तक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हमने जितनी भी पढ़ाई की है इन साधनाओं के बारे में, सब बर्बाद हो जाएगा। तारा कुछ सोचते हुए चंद्रा से पूछती है। तारा चंद्रा से, चंद्रा एक बात बताओ, तुमने हमें तिब्बती सीखने को क्यों कहा, और साथ में ग्रीक और लैटिन जैसी पुरानी भाषाओं को भी, जबकि इन सब में बस संस्कृत भाषा की आवश्यकता पड़ती है? चंद्रा, वो मैंने एक बार पिताजी को और हमारे कुल पुरोहित को बात करते सुना था। वैशाली, क्या सुना था? चंद्रा वैशाली का सवाल सुनकर अतीत के पन्नों में खोने लगती है। अतीत के समुद्र में डूबते हुए उसे याद आता है कि नवरात्रि का समय था, सब ओर माता की पूजा अर्चना हो रही थी, चारों तरफ मंगल वातावरण था। एक 16 साल की लड़की हाथ में एक बक्सा पकड़े जा रही थी। उस बक्से में कई तरह के गहने थे। वह एक कमरे के बाहर रुकती है। उस कमरे का दरवाजा बंद था। वह लड़की धीरे से हल्का सा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके पिता देवराज जी और उनके कुल पुरोहित खिड़की के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। माहौल थोड़ा गंभीर लग रहा था। वह लड़की खुद से ही कहती है, लड़की खुद से, चंद्रा, कोई समस्या है जो पिताजी और पुरोहित जी इतने गंभीर हैं? कहीं कोई संकट तो नहीं आ गया? कैसे पता करूं? हाँ, उस खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ ताकि उनकी बात सुन सकूं। ऐसा कहकर वह खिड़की के पास जाकर छुप जाती है। उसे अब उनकी बात सुनाई देने लगती है। उन्हीं बातों को याद करके वह वैशाली से कहती है, चंद्रा, पिताजी ने पुरोहित जी से पूछा था कि इन साधनाओं का अभ्यास करने के लिए और संसार की अदृश्य और रहस्यमयी शक्तियों को समझने के लिए क्या करना चाहिए। तब पुरोहित जी ने कहा, इन साधनाओं को सीखने और शक्तियों के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे पहला कार्य तो यह करना होगा कि संसार की सबसे पुरानी भाषाओं का गहन अध्ययन किया जाए। इन भाषाओं में संस्कृत पहले सीखो, फिर दूसरी भाषाओं को भी सीखो जिनका जन्म भी संस्कृत के ही गर्भ से हुआ है। फिर पिताजी ने पूछा कि कौन कौन सी दूसरी भाषा सीखे। चंद्रा ने आगे कहा कि पिताजी के प्रश्न पर पुरोहित जी ने कहा, पुरोहित, तिब्बती, ग्रीक और लैटिन जैसी पुरानी भाषाओं को सीखो। तब पिताजी ने दूसरा प्रश्न किया, देवराज जी, संस्कृत में तो संपूर्ण ज्ञान है, तो फिर इन विदेशी भाषाओं की क्या आवश्यकता? पुरोहित जी, साधना आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना अभ्यास है। लोग बहुत पहले से ही अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधना का अभ्यास करते थे। अधिकांश ज्ञान तो संस्कृत में ही है, परंतु समय के साथ कुछ चीजों को इन भाषाओं में लिखा गया और समय के साथ संस्कृत की वो प्रतियां नष्ट हो गईं। इन भाषाओं में और भी साधना की नई पद्धतियां मिलेंगी, जिससे तुम्हें और भी ज्ञान होगा इन शक्तियों के विषय में। वर्तमान समय चंद्रा की बातों को वे सभी बड़ी गंभीरता से सुन रही थीं। चंद्रा, इसीलिए मैंने पहले से ही सभी भाषाओं का अध्ययन शुरू कर दिया ताकि हमें चीजों को सीखने में ज्यादा दिक्कत ना आए। वैशाली, ओह, तो ये बात है। दूसरे तरफ महल के पिछले दरवाजे से एक साया पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटा हुआ छुपते छुपाते बाहर की तरफ जा रहा था। वो महल से निकलकर चौराहे को पार कर प्रतापगढ़ की सीमा के बाहर विस्तृत क्षेत्र में फैले गहन जंगलों के साम्राज्य में कहीं गुम हो जाता है। रात का समय सब लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। चंद्रा देवराज जी से बड़े ही बेखौफ अंदाज में पूछती है, चंद्रा, पिताजी, वैशाली बता रही थी कि आप माधवगढ़ गए थे हमारा रिश्ता तय करने, तल्खी अंदाज में। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेरा ब्याह और मुझी से नहीं पूछा गया, ऐसा आखिर क्यों? चंद्रा का अंदाज देखते ही सब सन्न रह जाते हैं। सबका डर से हालत खराब हो जाता है, क्योंकि देवराज जी से इस अंदाज में कोई बात नहीं कर सकता था। जहां सब डरे थे वहीं देवेंद्र जी मुस्कुरा रहे थे। वो चंद्रा के निडर स्वभाव को पहले से ही जानते थे और उन्हें अंदाजा भी था कि जब चंद्रा को इस विषय में पता चलेगा तो कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ था तो वो मदन जी थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था।
वैशाली और तारा के तो गले में ही निवाला अटक गया था। देवराज जी मुस्कुराने लगते हैं। देवराज जी मुस्कुराते हुए, तो वैशाली बिटिया से रहा नहीं गया। थोड़ा रुक कर, मेरी लाडो, ब्याह तो सबको करना पड़ता है चंद्रा, पर हम अभी तैयार नहीं हैं। हमें अभी ब्याह नहीं करना है। पिताजी, गायत्री जी कुछ बोलने को होती है, पर देवराज जी उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं तो वो चुप ही रह जाती हैं। देवराज जी, ठीक है, जब आप तीनों की इच्छा होगी तभी आप सबका ब्याह होगा। अब खुश तो जरा मुस्कुराए आप सब। देवराज जी के बात पर तीनों मुस्कुरा देती हैं। वैशाली और तारा चंद्रा की सहेली थी। वैशाली मदन जी की बेटी थी जो यहाँ काम करते थे, और तारा देवेंद्र जी की बेटी थी। पर ये दोनों ही सिंह भवन में चंद्रा के साथ रहती थी, क्योंकि ये देवराज जी का आदेश था। देवराज जी इन्हें भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते और इनके ज़रूरतों का ख्याल रखते। ये तीनों गायत्री जी की सबसे कीमती चीज़ थी, वो भी इनसे बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ जंगल में वही साया एक पेड़ के झुरमुट में किसी पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपने ऊपर से काले चादर को हटा दिया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ढका था। वो एक लड़की थी। तभी दो हट्टे कट्टे मर्द वहां आते हैं और उस लड़की के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। लड़की, आज रात मैं यहाँ हवन करूंगी, माता काली को आज बलि दूंगी, इसलिए तुम सब मेरे आने से पहले पूजा की तैयारी करके रखो और बलि भी तैयार रखना। अगर एक भी चूक हुई तो तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी, समझे? अब मैं जाती हूँ, नहीं तो महल में किसी को संदेह हो जाएगा। फिर वो अपने काले चादर से खुद को ढक कर महल वापस आ जाती है। चंद्रा, वैशाली और तारा तीनों फर्श पर ही बैठे थे और उनके सामने 3-4 किताबें रखी थी। तीनों उसे पढ़ने में लगी हुई थी। वातावरण बिल्कुल शांत था। कमरे की घड़ी 10 बजा रही थी। घड़ी की सुइयों के चलने की आवाज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। तीनों ही अपनी पुस्तकों में गुम किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्तियों और साधनाओं का जहान है, जहां भक्ति और परिश्रम की बात थी, जहां सांसारिक द्वेष के परे आध्यात्मिकता की बात थी। अभी तीनों गुम ही थीं कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ठक 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 आवाज सुन तीनों हड़बड़ा जाती हैं। चंद्रा किताबों को समेटते हुए, तारा जाकर दरवाजा खोल, देख तो कौन है। वैशाली, पहले किताब छिपाओ, अगर इस तरह की किताब किसी ने देख ली हमारे पास तो कहर बरपेगा। तारा, शायद रानी सा हो। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ठक 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 ठक। तीनों मिलकर सारी किताबें संदूक में बंद कर देती हैं। तारा दौड़कर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर गायत्री जी हाथ में एक थाल पकड़े हुए थी, जिसमें 4 रसगुल्लों से भरी कटोरियां थीं। तारा, अरे रानी सा, आप, कुछ काम था? गायत्री जी अंदर आते हुए, कुछ काम तो नहीं था, मैं यहां से गुजर रही थी तो बत्ती जलती देखी तो बस समझ गई कि मेरी गुड़िया रानी सब सोई नहीं है। तभी मुझे याद आया कि मैंने आज ही महालक्ष्मी मिष्ठान भंडार से मिठाइयाँ मंगाई थी, सोचा खा भी लेंगे और ढेर सारी बातें भी कर लेंगे। वैशाली खुश होते हुए, अरे वाह रानी सा, आप बहुत अच्छी हैं। फिर सब मिठाई खाते खाते बातें करने लगते हैं। उधर मालती दोबारा से वीरेंद्र से बात करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वीरेंद्र उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता, जिस वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मालती दांत पीसते हुए, चंद्रा, ये तूने बहुत गलत किया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। वो इस वक्त पागल लग रही थी। वहीं चंद्रा के कमरे में सब अभी भी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। वहां का माहौल बिल्कुल खुशनुमा था। तभी गायत्री जी की नजर घड़ी पर जाती है। गायत्री जी, अरे बच्चियों, देखो 11 बज गए, सो जाओ अब सब, मैं भी जाती हूँ सोने। सब हाँ में सिर हिला देती हैं। गायत्री जी चली जाती हैं। गायत्री जी के जाने के बाद भी वो तीनों थोड़ी देर तक बातें करती हैं, मस्ती करती हैं। तारा, कितने समय के बाद हम सब ने इतनी बातें की ना, वरना हमेशा ज्ञान की ही बातें होती हैं। वैशाली, पता है, ये सारी चीज़ें न स्मृतियाँ बन जाती हैं, फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें याद आती है और एक मुस्कुराहट दे जाती है, दुख में भी मुस्कुराने की वजह बन जाती है। चंद्रा, हाँ बिल्कुल सही कहा। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी आखिरी स्मृति हो। उसकी इस बात पर तारा भड़क जाती है। तारा गुस्से से, ये कैसी बातें कर रही हो? समझ है इन बातों का क्या मतलब निकल सकता है? ऐसा कहकर तुम हमें चोट पहुंचा रही हो चंद्रा। वैशाली, हाँ तारा बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चंद्रा,
अच्छा ठीक है, नहीं बोलती अब, क्षमा कर दो, हो गई गलती। तुम सब भी क्या लेकर बैठ गई? चलो सोने जाओ, बहुत रात हो गई है। चंद्रा की बात पर दोनों मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। चंद्रा भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके खिड़की के पास खड़ी होकर खुद से ही कहती है, चंद्रा, खुद से, मैंने तो वही कहा जो मुझे लगा। आज बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज की रात मेरे जीवन की आखिरी हो, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो सोने की कोशिश करती है पर नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो फिर से संदूक खोलकर उसमें से एक किताब निकालकर पढ़ने लगती है। चंद्रा किताब पढ़ते हुए, साधना का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य। साधना एक आध्यात्मिक क्रिया है। इस दृष्टिकोण से पूजा, योग, ध्यान, जप, उपवास, तपस्या करने को साधना कहते हैं। साधना शब्द मूलतः संस्कृत के साधु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीधा लक्ष्य पर जाना। अभी वो पढ़ ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई बाहर चहलकदमी कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है पर उसे कोई नज़र नहीं आता, तो वो फिर से कमरे के भीतर चली जाती है और फिर से किताब पढ़ने लगती है। चंद्रा, साधना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना, तीसरा यंत्र साधना और चौथा योग साधना। तंत्र साधना का अर्थ तन से होता। अभी वो पढ़ ही रही थी कि बाहर से इस बार कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही चंद्रा कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि एक गमला गिरा हुआ है जो टूट चुका था। उसके ठीक बगल वाले कमरे से तारा बाहर आती है। वो चंद्रा को देखकर इशारे से पूछती है कि क्या हुआ, पर चंद्रा कहीं और देख रही होती है तो तारा उसके नज़दीक जाकर पूछती है, तारा, चंद्रा, कैसी आवाज़ थी? चंद्रा, शू शू, चुप। वो देख कोई नीचे जा रहा है। दोनों की नज़र सीढ़ियों पर थी। कोई ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में लिपटा नीचे उतर रहा था। चंद्रा भी उसका पीछा करने लगती है और तारा वापस कमरे में चली जाती है। चंद्रा देखती है कि वो इंसान पीछे के दरवाजे की तरफ जा रहा है, जिसे देखकर वो खुद से कहती है, चंद्रा, खुद से, ये है कौन और इसे महल के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? हो ना हो ये यहीं का है। तभी तारा हाँफते हुए चंद्रा के पास पहुंचती है। उसके हाथों में 2 कटारें थीं। तारा, बिना हथियार के जाना ठीक नहीं होगा, न जाने कौन हो और क्या उद्देश्य हो इसका। चंद्रा हाँ में सिर हिलाती है और उसके हाथों से कटार लेकर अपनी कमर पर बांध लेती है। तारा भी अपनी कटार को अपनी कमर से बांध लेती है। तभी वो देखती हैं कि वो साया पीछे के रास्ते से महल से बाहर निकल आता है। चंद्रा और तारा भी उसके पीछे पीछे महल के बाहर आ जाती हैं। वो साया सीधे चौराहे की तरफ जाने लगता है। अब उसकी चाल बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं, दौड़ रहा हो। वो दोनों भी उसका पीछा करते करते महल से बहुत दूर आ गई थी, जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। तारा, चंद्रा, ये हमें कोई जासूस लग रहा है। ये कोई गुप्त जानकारी प्राप्त कर अब किसी को बताने जा रहा होगा। चंद्रा गुस्से में, अगर तुम्हारी बात सही हुई ना तो देखना, इसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तभी वो देखती हैं कि उस साये ने अपने ऊपर से वो काला चादर हटा लिया है, जिससे उसके लंबे बाल अब उसकी कमर तक लहरा रहे थे। वो एक लड़की थी जिसे देखकर चंद्रा और तारा स्तब्ध रह जाती हैं। वो उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है, पर अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था और ऊपर से उस लड़की ने अभी भी अपने चेहरे को ढक रखा था। तारा, चंद्रा, ये तो लड़की है, क्या ये जासूस हो सकती है? चंद्रा, क्यों नहीं हो सकती? भूलो मत, एक लड़की कुछ भी हो सकती है, वो सोच से परे भी हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये हमारी गुप्त जानकारी किसी को देने आई है। तारा, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है? सब कुछ तो सामने है। चंद्रा, हाँ, सब सामने है और वो भी जो उसके हाथ में है। ये कहकर वो उसके बाएं हाथ की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर तारा की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या है उस लड़की के हाथ में? चंद्रा और तारा का उसके पीछे जाने से क्या होगा अंजाम? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ पार्ट 2 तक, और इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।